तो ये नाउ दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के 20 मार्कर्स। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के 20 मार्कर्स की जब हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के 20 मार्कर्स की जब हम बात करते हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो वो टेस्ट करता है। उसका सबसे फेवरेट सेगमेंट है वो मैक्रो का। जहां तक हम रिसेंट स्पेसिफिकेशन की बात करें, मतलब 23 और 24 में मिला के तकरीबन 11 सवाल आ चुके हैं, ठीक है, या 11 या 12 सवाल आ चुके हैं। इसका मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके चांसेस हमेशा ही जाते हैं पेपर में आने के। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें ना, मैं आपको बस कनेक्टिविटीज बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये टेस्ट कर रहा है। तो पहला सवाल यहाँ पर है, असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन लो इनकम कंट्रीज। तो कुछ टॉपिक्स उठाएगा, उनको कनेक्ट कर देगा विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बताना है ऑन लो इनकम कंट्रीज। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप उसको ग्लोबलाइजेशन बताओगे। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन भी बच्चे बहुत घबराते हैं कि सर ये क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन इज फ्री ट्रेड, इसको ऐसे याद कर लो। ग्लोबलाइजेशन इज फ्री ट्रेड, ट्रेड विदाउट बैरियर्स, कंट्रीज बॉर्डर लेस हो गई हैं। और ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं आपसे मजीद बात करूं ना, तो ग्लोबलाइजेशन में आपको यहाँ पर एक और चीज पता होनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक से कनेक्टेड एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आजकल आ रही है, विच आर दीस दीस 4 थिंग्स: फुल इकोनॉमिक यूनियन, मॉनेटरी यूनियन, कस्टम यूनियन और एफटीए। अब एफटीए पे तो सवाल आ चुका है। अब सवाल भी अगेन आपको इस तरीके से नहीं आएगा कि आपको बोलेगा बताओ एफटीए क्या है, बताओ कस्टम यूनियन क्या है, बताओ मॉनेटरी यूनियन क्या है, बताओ फुल इकोनॉमिक यूनियन क्या है। आपको ये बोलेगा कि एक कंट्री एफटीए बना रही है, फ्री ट्रेड एरिया बना रही है, तो बताओ उस कंट्री को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव हो रहा है। एक कंट्री कस्टम यूनियन बना रही है दूसरे के साथ, तो बताओ कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। इन चारों चीजों में एक चीज कॉमन है कि यू आर एनकरेजिंग व्हाट, ग्लोबलाइजेशन, एंड दिस लीड्स टू फ्री ट्रेड। और फ्री ट्रेड को कनेक्ट करके फिर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सवाल पूछ सकता है। तो घुमा फिरा के हर आंसर में बात स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की होगी। जैसे ग्लोबलाइजेशन की भी हर सवाल में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात होती है। अभी मैं आपको तकरीबन यहाँ पर 20-21 सवाल दिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ग्लोबलाइजेशन के, तो कंबाइंड करा रहा हूँ। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर क्या, असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन लो इनकम कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन में आपने बता दिया इट इज अ फ्री ट्रेड। और उसके बाद आपने बताया कि लो इनकम कंट्रीज क्या होती हैं। तो लो इनकम कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिसमें लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी है, हाई डिपेंडेंसी रेशोज है, लो जीडीपी पर कैपिटा है, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। लो लिविंग स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है, हाई पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, पुअर हाउसिंग है, पुअर एजुकेशन है, पुअर हेल्थ केयर है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब यहां से आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाई इनकम कंट्री क्या होती है और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, तो ऑपोजिट हो जाएगा पूरा, ठीक है। सवाल में बोला नहीं है ना सिपरा, वैसे कनेक्ट तो कर सकते हो। फिर आप जो है वो बेसिकली क्या बोलोगे, ग्लोबलाइजेशन विच इज फ्री ट्रेड। तो जनरली फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स यहाँ पर बताए जा सकते हैं, पर मैंने इसको इस तरीके से कराया था कि मैंने सबसे पहले 20 मार्कर में ये करा कि मैंने सबसे पहले आपको जो पहले भी ये सवाल कराया था, मैंने बताया था कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि आपकी कंट्रीज में मल्टीनेशनल्स आ रही हैं, आपकी कंट्री में एफडीआई आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। सो कनेक्ट द आंसर विद एफडीआई। बोलो आपकी कंट्री में एमएनसीज आ रही है, न्यू फैक्ट्रीज लगा रही है, आपके वर्कफोर्स को ट्रेन कर रही है, आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जिससे आपकी इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम्स बढ़ रही है, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट वो पैसा एजुकेशन हेल्थ केयर पे लगा रही है। तो देखो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे तो कनेक्ट हो रही है। जनरली लोगों की इनकम्स बढ़ रही है तो दे कैन अफोर्ड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आप उसको फर्दर लाइफ एक्सपेक्टेंसी से लिंक कर दो, आप उसको कंट्री के लिटरेसी रेट से लिंक कर दो, स्कूलिंग ईयर से लिंक कर दो, फिर इसको एचडीआई से लिंक कर दो, कनेक्शंस तो बहुत हैं। फिर आप बोलोगे ग्लोबलाइजेशन में आप ट्रेड बैरियर्स को हटा रहे हो, टैरिफ को कम कर रहे हो, तो पीपल हैव मोर चॉइसेस नाउ, वो आसानी से चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीज के एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बैरियर्स हटा रहे हो तो आप पे भी तो कंट्री बैरियर्स हटा रही है, तो एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं विच लीड्स टू हायर इनकम्स। फिर आप बोलो ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आपको अगर ये बात पता है कि आप विदाउट एनी ट्रेड बैरियर कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो, विदाउट एनी ट्रेड बैरियर चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप एक्सपोर्ट भी वो चीजें करोगे जिसमें आप स्पेशलाइज हो। तो स्पेशलाइजेशन एनकरेज होती है, कंपैरेटिव एडवांटेज वाली चीज आ जाएगी जो एएस लेवल पे पढ़ते थे, थोड़ा बहुत मेंशन कर देना उसको, ठीक है। और फिर इवैल्यूएशन में आप उसको वही बोलोगे कि मल्टीनेशनल आपकी कंट्री में आ भी जाएगी तो एक्सप्लॉइटेशन करेगी, प्रॉफिट वापस सेंड बैक करेगी टू होम, टैक्स रेवेन्यू बढ़ भी जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
आप बोलो मेजोरिटी वर्कर्स जो वो लेके आते हैं वो अपनी कंट्री से लेके आते हैं स्किल्ड वर्कर्स, फिर आप उसको बोलो कि भाई डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स बढ़ जाती है, ये भी लिख सकते हो आप। सही है, जरूरी नहीं है सुफियान यहाँ पे। फिर आप बोलो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है, क्या पता फ्यूचर में कोई ऐसी कंट्री आ जाए जो आपसे अच्छी चीजें बनाना शुरू कर दे, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन फिर आया था मई जून 2024 पेपर 4 वेरिएंट 2 में। अब अगर आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में डिफरेंस देखो, ठीक है, नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी बात कर सकते हो आप, ठीक है, ईआर पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, ये भी कह सकते हो। अब आप एक चीज नोट करो, ये जो क्वेश्चन 1 था ये फेब मार्च 23 था, इसमें कह रहा था असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन लो इनकम कंट्रीज, और क्वेश्चन 2 में कह रहा है evaluate the likely impact of globalization on a low income country standard of living which came in June 24 paper 4 variant 2। तो क्वेश्चन 1 और 2 सेम है, सही है, तो एग्जैक्टली सेम आंसर होगा। तो मॉडल आंसर तो आपको मिलेंगे, उसमें देख लेना। फिर एक क्वेश्चन 3 आया था, सही में थोड़ा तेज हूं यहाँ पे, कोई मसला हो तो रोक लेना। फिर स्पेसिमेन 23 में एक सवाल आया था जहां पर वो एफडीआई को कनेक्ट कर रहा है विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सही है। assess the contribution of foreign direct investment to the improvement of the standard of living in low income countries। सेम कंटेंट है, इंट्रोडक्शन चेंज होगा और फ्री ट्रेड वगैरह की बात नहीं करना। मतलब आप उसको बताओगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है फिक्स कैपिटल सच एज मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी कंट्री में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहा है। लो इनकम कंट्री, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की ये सारी बातें आप उसको बता दोगे। एफडीआई का मतलब ही मल्टीनेशनल होता है बेटा, सही है, एफडीआई का मतलब ही मल्टीनेशनल है। तो वो इस सवाल में अगर वो रिपीट करता है ना तो वो एफडीआई की जगह पे एमएनसी लिख देगा, ठीक है। तो ये सवाल आ सकता है, ये अब तक आया नहीं है पर ये आ सकता है, बहुत आसान है सवाल बनाना ये। एफडीआई की जगह पे एमएनसी लिख देगा, मल्टीनेशनल। सेम आंसर है, इंट्रोडक्शन चेंज होगा, एफडीआई, बाकी सारी चीजें सेम है जो अभी ऊपर हमने बात करी, ठीक है। फिर एक और सवाल जिसका आंसर सेम है, which is question number 4। Question number 4 is May June 2023 paper 4 variant 1। Everything is the same, to what extent do you agree that the increase in productivity। अब ये किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं, एफडीआई हाई इनकम कंट्रीज में भी आती है भाई, ठीक है, जी सही है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, सही है, will lead to a higher standard of living in low income countries। अगेन लो इनकम कंट्री को कनेक्ट कर रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अब ये कनेक्ट कर रहा है प्रोडक्टिविटी से। तो पहले उसने ग्लोबलाइजेशन से करा, फिर उसने एफडीआई या एमएनसी से करा, अब ये उसको कर रहा है प्रोडक्टिविटी से। तो कैसे बढ़ेगी, मल्टीनेशनल के थ्रू तो बढ़ेगी, एफडीआई के थ्रू तो बढ़ेगी, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू तो बढ़ेगी। तो आपकी मर्जी, आप किस राह में इस आंसर को लेके जाते हो। मैं जिस राह पे इस आंसर को लेके गया हूँ, एफडीआई की राह पे लेके गया हूँ, ठीक है। देखो वापस वही सारा कंटेंट है मल्टीनेशनल वाला, सही है। मल्टीनेशनल आपकी कंट्री में आएंगी, आपकी कंट्री में आपके वर्कर्स को ट्रेन करेगी, आपकी कंट्री में फैक्ट्री लगाएगी, आपकी कंट्री में लोग पैसे कमाएंगे। तो वही बात है, सारी चीजों को प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दो, ठीक है। डायग्राम सिर्फ एक ही बन सकती है यहाँ पे, बस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने वाला जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी है। तो ये देखो, इसको फिर तुम यहाँ कंट्री के पोटेंशियल भी बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ पर आप इन्फ्लेशन भी लिंक कर दो भाई, बोलो एक कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, भाई वर्कर्स ट्रेन होंगे ना, आपकी आपकी इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ेंगी, आपकी इकोनॉमी में डोमेस्टिक फर्म्स इंप्रूव होना शुरू होंगी, उनको कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंसी से रिलेट करेंगे। और फिर आप बोलो कंट्री का पोटेंशियल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आप जाओगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कम होगी, डिमांड पुल भी कम होगी। तो ग्लोबलाइजेशन और एफडीआई का इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी आप उसको बताओगे। तो घुमा फिरा के आपने बात एनडी एंड एफडीआई और उसकी करी है, तो स्टैंडर्डाइजेशन रखोगे तो बेहतर होगा आपके लिए। और फिर इवैल्यूएशन और कंक्लूजन वही सारी बातें करोगे, तो उसमें आप आंसर पढ़ लेना। ऐसा ही इट इज वन ऑफ द सप्लाई साइड पॉलिसीज, बिल्कुल, ठीक है। जब फिर एक और हमारे पास यहाँ पर सवाल आया था, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। To what extent do you agree with the view that globalization benefits high income countries at the expense of low income countries। कह रहे हैं किस हद तक आप ये बात अग्री करते हो कि ग्लोबलाइजेशन हाई इनकम कंट्रीज को बेनिफिट देता है एट द एक्सपेंस ऑफ लो इनकम कंट्रीज। सो यू नीड टू एक्सप्लेन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन
टू हाई इनकम कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज। तो आप ग्लोबलाइजेशन अगेन उसको बताओगे, फिर हाई एंड लो इनकम कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे। लो इनकम कंट्री हमने ऊपर भी देखा क्या होती है, तो ऑपोजिट उसका हाई इनकम कंट्री होगा, which is high levels of productivity, low dependency ratios, high GDP per capita, and the dependence on secondary and tertiary sector, not primary sector। ठीक है, फिर आप उसको बताओ कि ग्लोबलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं टू हाई इनकम कंट्रीज। दे हैव एक्सेस टू मार्केट्स, मतलब हाई इनकम कंट्रीज हैव द रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सेस ग्लोबल मार्केट्स अलाउइंग देयर इंडस्ट्रीज टू एक्सपेंड एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनली। हाई इनकम कंट्रीज अपनी सेकेंडरी और टर्शरी सर्विसेज बेच सकते हैं दूसरी कंट्रीज में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन कंट्री टू वन कंट्री अदर कंट्री। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एफडीआईज आपकी कंट्री में आ सकती है, स्पेशलाइजेशन पे काम किया जा सकता है। मेजॉरिटी बेनिफिट्स लो इनकम को भी यही है, पर आपको बेसिकली सवाल की टोन समझनी है। टोन क्या है? टोन ये है कि क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ हाई इनकम कंट्रीज को बेनिफिट देते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ लो इनकम कंट्रीज? तो पहले 14 मार्क में तो आप ये बताओगे कि हाँ, हाई इनकम कंट्रीज को ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट होता है एट द एक्सपेंस ऑफ लो इनकम कंट्रीज। इसका मतलब 14 मार्क के कंटेंट में आप ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स बताओगे टू हाई इनकम कंट्रीज और ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस बताओगे टू लो इनकम कंट्रीज। तो हमने हाई इनकम कंट्रीज को, सही है, हमने हाई इनकम कंट्रीज के बेनिफिट्स तो बता दिए कि ग्लोबलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। अब मैं उसको बताऊंगा कि लो इनकम कंट्रीज को नुकसान क्या हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का, यही लिखा है ना, एट द एक्सपेंस ऑफ लो इनकम कंट्रीज। तो कह रहा है कि हाई इनकम कंट्री को फायदा होगा, लो इनकम कंट्री को नुकसान होगा। तो क्या नुकसान होगा लो इनकम कंट्री को? दे विल बी डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल मार्केट्स। वो कभी सेकेंडरी और टर्शरी में शायद पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो बस प्राइमरी को एक्सपोर्ट करते रहेंगे और बाकी चीजें इंपोर्ट करेंगे क्योंकि सस्ती मिल रही होंगी। और जब आपको एक चीज सस्ती मिलती है तो आप अपनी बनाओगे ही नहीं। फिर मल्टीनेशनल अगर आपके मुल्क में आ भी जाती है तो आपको एक्सप्लॉइट करेगी, क्योंकि लो इनकम कंट्री में तो वो एक्सप्लॉइटेशन करने ही आ रहा है, पोल्यूशन करेगा, प्रॉफिट सेंड बैक करेगा। फिर आप बोलो लो इनकम कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से, हाई इनकम कंट्रीज से ग्लोबलाइजेशन अगर हो भी जाएगी तो और फंस जाएगी, कंपीट नहीं कर पाएगी वो। मतलब लो इनकम कंट्रीज की जो फर्म्स हैं वो कंपीट थोड़ी कर पाएंगी हाई इनकम कंट्री की फर्म से, तो ग्लोबलाइजेशन का कोई खास फायदा इनको नहीं हो रहा है। सही है। और फिर जो है, आप उसको ये भी बोलो कि भाई हो सकता है कि लो इनकम कंट्रीज में इनकम इनइक्वालिटी मजीद बढ़ जाए, क्योंकि जो शहर और अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर ही फोकस किया जाता है, वहां पर ही सारी सेकेंडरी और टर्शरी पे काम किया जाएगा, और जो रूरल एरियाज है वहां पर तो कोई ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। तो एक जनरल पॉइंट है जहां पर आप कह रहे हो कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम लो इनकम कंट्रीज में बढ़ जाएंगी। ठीक है, फिर आप जिनी कोफिशिएंट को यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, लोरेंस कर्व को यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्शन देखो बेटा बहुत है, पर वही बात है, मैं आपको स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ कि आप मेजोरिटी कंटेंट सेम ही रखो अपना, और इवैल्यूएशन में अब कहानी उलट हो जाएगी। इवैल्यूएशन में आप उसको बोलोगे कि नहीं भाई, लो इनकम कंट्रीज को भी बेनिफिट होता है। अब लो इनकम कंट्रीज को क्या बेनिफिट होता है? मल्टीनेशनल आपकी इकोनॉमी में वर्कर्स को ट्रेनिंग देगी, आपकी कंट्री के ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करेगी, आपकी कंट्री के आउटपुट को बढ़ाएगी, आपकी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन होगी तो आपकी कंट्री में इनकम्स बढ़ेंगी। सही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एनवायरमेंटल कर्व भी बना सकते हो बिल्कुल साइमन कजनेट्स का। पॉवर्टी कम होगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट उसको स्पेंड करेगी। तो अब आप बेनिफिट्स बता रहे हो ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो कंटेंट अगेन मेजोरिटी ऑफ द टाइम सेम ही है यहाँ पे, बस आपको क्वेश्चन का टोन समझना पड़ेगा। फिर एक और हमने सवाल किया था रिसेंटली, assess the impact of international aid on the standard of living in low income countries। सही है, नहीं जरूरत नहीं है संगम, डिसएडवांटेज इसको खास कोई होता है नहीं। ठीक है, assess the impact of international aid on the standard of living in low income countries। अब वापस वही बात है, नहीं आना जरूरत नहीं है। हाई इनकम कंट्रीज को वैसे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, आप कुछ लिख भी दो तो कोई मसला नहीं है, पर वो रेपिटेशन ही होगी, क्योंकि आप वही लिखोगे कि मल्टीनेशनल प्रॉफिट वापस अपने घर भेजेगा, तो आपने जो ऊपर लो इनकम कंट्री को डिसएडवांटेज बताया ना, वही डिसएडवांटेज हाई इनकम कंट्री को भी है थोड़े बहुत। तो जरूरत नहीं है लिखने की। assess the impact of international aid on the standard of living in low income countries। तो अब पूरा आंसर वापस सेम होगा, बस इंटरनेशनल एड। अब इंटरनेशनल एड में तुम उसको, पहले तो तुम उसको लो इनकम कंट्री और लो लिविंग स्टैंडर्ड ये सारी बातें बता दो, फिर उसको तुम एड बताओ होता कि इट कैन बी डिफाइंड एज एनी असिस्टेंस गिवन टू अ कंट्री दैट वुड
not be given through normal market forces. There are two main types of aid: humanitarian aid and development aid. Development aid would include many different types: long-term loans, tied and untied aid, bilateral aid and multilateral aid. अब आपको यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट करना है। कैसे कनेक्शन क्रिएट करोगे? आप उसको बोलो कि देखो जो एड्स होती है ना, अगर वो डेवलपमेंट एड है तो फायदा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जो एड न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग न्यू फैक्ट्रीज एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कफोर्स पे होंगी ना, जो डेवलपमेंट एड होती है वो फायदा पहुंचाती है। फिर उसको प्रोडक्टिविटी से लिंक करोगे, आउटपुट से लिंक करोगे, एम्प्लॉयमेंट से लिंक करोगे, इनकम लेवल से लिंक करोगे। एड आपकी कंट्री में रियल वेल्थ क्रिएट कर सकती है, टैक्स रेवेन्यूज क्रिएट कर सकती है। अगर आपकी इकोनॉमी में फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई, रोड्स एंड ब्रिजेस बनना शुरू हो गए, तो प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हो गए, तो उसके थ्रू क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे, वर्कर्स ट्रेन होंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, तो उससे अलग फायदे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा तो मल्टीनेशनल्स आपकी कंट्री में आ जाएंगी, फिर वही पूरा कनेक्शन क्रिएट कर दो वापस। देखो वही पूरा सब वही लिखा हुआ है। और फिर एंड में तुम अपने आंसर को इवैल्यूएट इस सेंस में करोगे। सही है, बिल्कुल। लोन्स फॉर न्यू स्टार्टअप्स देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल इक्विपमेंट से जनरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए विच लीड्स टू लो प्राइसेस, तो एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो फिर आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है। और फिर एंड में अगेन वही वैल्यूएशन कंक्लूजन पॉइंट्स हैं कि एड अगर आपको मिल भी रही है तो वो कौन सी एड है इस पर डिपेंड करता है। ह्यूमैनिटेरियन एड से आपकी कंट्री में कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, सही है, उल्टा और लोगों की आदत खराब होगी। फिर आप बोलोगे अगर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके मल्टीनेशनल को लेके आ भी जाओगे तो फिर उसके भी डिसएडवांटेज होते हैं। फिर एड का मतलब ये भी है कि इट माइट बी मिसयूज्ड, बिल्कुल करप्ट गवर्नमेंट्स होती है, क्या पता पैसा खा जाए। सही है, हमें तो बहुत बेहतर पता है ये बात है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो अगेन व्हेन यू रीड द आंसर तो आपको पता चल जाएगा। मैं खाली ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहा हूँ, मेन तो आपको रीडिंग ही करनी है। ये सवाल हम वैसे भी ऑलरेडी देख चुके हैं सारे। 7 में कह रहा है कंसिडर द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम एंड द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सही है, आप फिर लिख सकते हैं consider the relative merits of gross national income and the multi-dimensional poverty index as measures of standard of living। तो जीएनआई और एमपीआई, तो ग्रॉस नेशनल इनकम इज जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 10 इंडिकेटर्स आते हैं, 33% वाला गेम होता है इसमें, जो आपको सिखाया था मैंने, मैं अभी दिखा भी रहा हूँ। तो पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरली बताओगे, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्वांटिटेटिव, नॉन मटेरियल का मतलब क्वालिटेटिव। जीएनआई बताओ, फिर उसके बाद जो है आपको मेरिट्स बताने ना, और फिर उसके एंड में डिसएडवांटेजेस बताने इवैल्यूएशन में। तो आप उसको एमपीआई का बताओ पहले। एमपीआई इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कैटेगरीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एमपीआई। क्या क्या होता है देखो, 1/3, 1/3 और 1/3। हेल्थ में ये देखते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। एजुकेशन में ये देखते हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। और लिविंग स्टैंडर्ड में ये खाने का तेल हो गया, सैनिटेशन हो गया, पीने का पानी, बिजली, हाउसिंग, एसेट्स जनरली। तो ये सारी बातें बेटा जब आप 20 मार्कर मेरा मॉडल आंसर पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, तो मैं खाली अभी डिस्कस कर रहा हूँ। फिर आप फिर आप उसको बोलोगे भाई इन चीजों के थ्रू आप उसको मेजर करते हो, बस खाली ये बताना है। अच्छा, जीएनआई में आप उसको बताओ कि जीएनआई क्यों एक अच्छा मेजर होता है लिविंग स्टैंडर्ड का, क्योंकि वो लोगों की इनकम शो कर देता है। एक कंट्री में जीएनआई ज्यादा है तो इसका मतलब उस कंट्री में जीडीपी भी ज्यादा है, क्योंकि जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। इसका मतलब उस इकोनॉमी में आउटपुट ज्यादा है, उस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, उस इकोनॉमी में टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है। सारी चीजों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कनेक्ट करो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिसएडवांटेज में वही बात है जो जीडीपी की लिखते हो आप, जो 10 चीजें आपको, 10 पता नहीं 11 पॉइंट थे क्या थे। पहला आपका ये था कि जीएनआई को इन्फ्लेशन एडजस्टेड करना पड़ेगा, जीएनआई में पर हेड निकालना पड़ेगा, पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, आप बोलो कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स जीएनआई में नहीं आते, एजुकेशन हेल्थ केयर का कैसे पता चलेगा, इससे बेहतर तो एचडीआई है, तो एचडीआई की बात करना। फिर तुम उसको बोलो एमपीआई का भी मसला है भाई, ये डेटा जो आप कह रहे हो 10 इंडिकेटर्स, तो ये 10 इंडिकेटर्स आएंगे कहाँ से भाई? लोगों के घर पे खाने का तेल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता चलेंगी, और डेटा पे डिपेंड करता है। लो इनकम कंट्रीज तो एमपीआई निकाल ही नहीं सकती। इन दोनों इंडिकेटर्स में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं देखी जा रही, अनरिकॉर्डेड जॉब्स का डेटा नहीं है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा पे क्वेश्चन मार्क है, नॉन मार्केटेड चीजें इसमें नहीं आती हैं, सही है, शेडो इकोनॉमी की चीजें इसमें नहीं आती हैं, डेटा माइट भी इनकरेक्ट, बिल्कुल वही बात है, क्वेश्चन मार्क ऑन द डेटा। तो एंड में आप यही बोलोगे कि भाई ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उसके पास डेटा कितना है, उसका सिस्टम कैसा क्रिएट किया हुआ है, डेटा कलेक्शन वो कैसी कर रहा है, और क्या उसके पास फंड्स हैं, और वो क्यों कैलकुलेट कर रहा है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है, क्या वो कंपैरिजन के लिए कर रहा है या वो वाकई इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा है। ठीक है,
तो ये सारा आप आंसर रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ये एक और क्वेश्चन था मई जून 24 का, पेपर 421। सही है। National income statistics are often used as a measure of living standard. Consider to what extent national income statistics can be used to compare the standard of living between low income countries and high income countries. So again, you need to discuss GDP. तो एक तरह से जीएनपी डिस्कस कर रहे हैं हम, या एनएनपी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सब में जीडीपी आता है। ठीक है। तो लो इनकम कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स में आपका जीडीपी आता है, जीडीपी पर कैपिटा आता है, जीएनआई आता है, जीएनआई पर कैपिटा आता है, एनएनपी भी आ सकता है, पर एनएनपी की हम बात नहीं करते, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आप उसको बताओ कि हाउ इज द जीडीपी यूजफुल इन मेजरिंग लिविंग स्टैंडर्ड। जो ऊपर जीएनआई में मैंने आपको बातें बताई है ना, वही सारी बातें यहाँ बताओगे आप। और फिर उसको जो है ये आप एंड में बोलोगे कि भाई इसमें ये मसले हैं जो अभी हमने डिस्कस करे ऊपर। देखो सारी सेम चीज है, बस फर्क ये था कि इस सवाल में एमपीआई नहीं है, वरना बाकी सारा आंसर सेम है। तो थोड़ी डिटेल और लिखूंगा मैं। ठीक है। देखो मोर और लेस कंटेंट सेम है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस को ट्वीक किया जा रहा है यहाँ पे। सही है? कुछ है कुछ नहीं है बात। ऑल्टरनेटिव मेजर्स भी आप बता सकते हो, एच डी आई, एमपीआई, एमईडब्ल्यू, ये सब आप बता सकते हो। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन 9 है यहाँ पे, फेब मार्च 24 का। ग्लोबलाइजेशन विल हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ इन हाई इनकम कंट्रीज एंड दिस विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। सेम आंसर। ऊपर सवाल था एक ग्लोबलाइजेशन लिविंग स्टैंडर्ड का, सेम आंसर। फर्क बस ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात कर रहा है, तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ की थोड़ी बात कर लेना। आप इकोनॉमिक ग्रोथ की थोड़ी बात कर लेना। और फर्क ये है कि ये हाई इनकम कंट्रीज की बात कर रहा है। इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, बस थोड़ा बहुत ट्वीक होगा। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब दोनों को डिफाइन करो, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्चुअल पोटेंशियल दोनों बताना। हाई इनकम कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई लिविंग स्टैंडर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर वही एफडीआई से अपने आंसर को कनेक्ट कर दो, फ्री ट्रेड से अपने आंसर को कनेक्ट कर दो, एक्चुअल पोटेंशियल ग्रोथ का ग्राफ बना दो। सही है। जाहिर सी बात है असल मलिक बेटा, कैसे तू यार फुल बीपी हाई कर दे इंसान का तू। सारे ही तो भेजे हैं अब तक। सही है। तो ये आपने सारा उसको एफडीआई से कनेक्ट करके बताया। वही सारे पॉइंट्स हैं जो सारे यहाँ पर मैंने लो इनकम कंट्री में भी लिखे थे। तो हाई में वही बोल रहा हूँ ना, लो हाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। वही सारा सेम आंसर है, सेम पॉइंट्स है, हर चीज सेम है। फिर कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स फाइल में आपको मिल जाएंगे। जैसे ये एक सवाल है, असेस द एक्सटेंट टू विच ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ यूजफुल मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ऊपर जो सवाल था कि हाउ इज नेशनल इनकम यूजफुल टू कंपेयर द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज, एग्जैक्टली सेम आंसर 10 का है। एग्जैक्टली सेम आंसर 10 का है। ठीक है। और फाइल में लिखा हुआ भी होगा। जैसे ऊपर जो वो सवाल था वो कौन सा था, मैं वापस देख लूँ। क्वेश्चन नंबर जो 8 था ना, क्वेश्चन नंबर जो 8 था, एग्जैक्टली सेम आंसर यूज किया जा सकता है 10 में। ठीक है। फिर 11 में कह रहा है, असेस द एक्सटेंट टू विच द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर गिव्स अ बेटर measure of living standard than GNI. So you need to compare HDI, MEW and GNI. तो आपको, नहीं बेटा ये पुराने पेपर में जब 25 मार्क के सवाल आते थे ना, ये वो सवाल है, उनको मैंने 20 मार्क कर दिए। तो एच डी आई, एमईडब्ल्यू और जीएनआई को कंपेयर करना है। तो इन सब के बेनिफिट्स बताओ। जैसे एच डी आई में 3 इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आपको याद हो। रियल जीएनआई पर हेड आता है उसमें, हेल्थ केयर में स्कूलिंग ईयर्स आता है, और सॉरी एजुकेशन में स्कूलिंग ईयर्स आता है, और हेल्थ केयर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है। एमईडब्ल्यू में एक्सटर्नैलिटीज वाली चीज आ जाती है, मतलब एक्सटर्नैलिटीज को माइनस किया जाता है और लेजर टाइम को ऐड किया जाता है। ठीक है। तो सारी डिटेल, अगेन आपने उसको सारे बेनिफिट्स बताने और एंड में बुराइयां बतानी है। जैसे जीएनआई की क्या बुराई है, एचडीए की क्या बुराई है, एमईडब्ल्यू की क्या बुराई है। ठीक है। और फिर वही बात है, डिपेंड करता है डेटा पे, डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, डिपेंड करता है कि आप निकाल क्यों रहे हो। तो अगेन वही सारी किसी पिटी बातें होंगी। फिर एक और रिसेंट हमने क्वेश्चन किया जब हम लास्ट क्लास में, इसमें भी, इसमें कनेक्ट कर सकते हो बात, पर इन दी एंड वही बात है, इंडिकेटर्स पे बात कर रहे हैं आप। 12, अच्छा 12 देख लो, ये एक पुराना अच्छा सवाल है। both developed and developing economies can experience
हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट्स, दोनों में हो सकता है। Therefore, there is now no real difference between these two types of economy. गलत बात कर रहा है। How far would you agree with the view that this statement is misleading? ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 12 का अगर मैं यहाँ पर आंसर खोलूँ ना, वैसे तो पूरी मैं दूंगा ही फाइल आपको। Both developed and developing economies can experience high levels of unemployment, high rates of inflation, and large current account deficits. Therefore, there is now no real difference between these two types of economy. How far would you agree with this statement? कह रहे आप किस हद तक इस स्टेटमेंट से अग्री करोगे? तो पहले बेसिकली ना ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो नए फॉर्मेट से मैच नहीं हो रहा है, पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज को कंपेयर करके पूछेगा फीचर्स का। देखिए फीचर्स का पूछेगा, तो आप पहले तो अग्री करोगे कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट आपकी सही है, और फिर इवैल्यूएशन में बोलो गलत है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करो, बोलो किस तरह हो सकती है। हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन का बताओ किस तरह हो सकता है, डिमांड पुल कॉस्ट पुश। करंट अकाउंट डेफिसिट बताओ किस तरह हो सकता है। सही है, और फिर एंड में आपको जो है वो उसको बताना है कि देखो भाई सिर्फ ये बातें अजीब सी हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज में जो असल डिफरेंस होता है वो पॉपुलेशन का होता है। सही है, वो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स का होता है। जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज में मेजोरिटी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में, डेवलप्ड में अलग में। इनकम इनइक्वालिटी का डिफरेंस है। सही है, इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है, करप्शन का डिफरेंस है, बहुत डिफरेंसेस है। तो इतने सारे आपको जो 13 इंडिकेटर्स अभी मैंने बताए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक में, तो वो सारे यहाँ पर आपको कोई 3 लिखना है और एंड में कंक्लूड करना है कि ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, बस। ठीक है, बहुत पुराना सवाल है ये। 13 भी एक सवाल था जो आया था, इवेल्युएट वेदर जीडीपी इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अगेन दिस कैन बी द सेम एज क्वेश्चन 8 विद अ डिफरेंट मीन। हाई इनकम लो इनकम कंट्री नहीं लिख रहा, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग लिख रहा है, बात तो एक ही है ना। डेवलपिंग इज अ लो इनकम कंट्री एंड डेवलप्ड इज अ हाई इनकम कंट्री। तो वर्ड्स अब यो डिफरेंस यूज कर रहे हैं, डेवलपिंग के यूज ऑफ वर्ड वो पेपर में अब यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन 14 वाज अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 4 वेरिएंट 2। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सवाल था जिसमें से इतने सारे इंडिकेटर्स दिए हुए थे और बोला था कि इवैल्यूएट करो इन सारे डेटा को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बताओ। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर पढ़ लेना, ये सवाल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पेपर में, तो डायरेक्टली इससे रिवाइज कर लेना अगर करना हो। एक और फाइल मैंने आपके लिए बनाई थी क्योंकि मुझे लास्ट क्लास में किसी एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर ग्लोबलाइजेशन के भी सारे सवाल एक साथ दिखा दें। ठीक है, तो मैं ग्लोबलाइजेशन की भी सारे सवाल आपको एक साथ दिखा रहा हूँ कि अभी हमने डिस्कस तो सभी कर लिए पर इसकी फाइल मैंने अलग कर दी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पेपर में बहुत आ रहा है। ठीक है, तो एक ये सवाल था जो अभी हमने डिस्कस करा, असेस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन लो इनकम कंट्रीज। फिर एक और सवाल हमने डिस्कस करा, इवैल्यूएट द लाइकली इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ऑन अ लो इनकम कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेम क्वेश्चन है ऊपर और नीचे वाला। फिर एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस करा एफडीआई वाला, ये भी मैंने इसी में डाल दिया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से ही कनेक्टेड है। फिर ये अगेन वही सवाल है एक्सपेंस ऑफ लो इनकम कंट्री वाला, ये भी हम डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। फिर ये अगेन एक सवाल है ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ और लिविंग स्टैंडर्ड से कनेक्ट कर रहा है। सही है, सेम चीज आ रही है वापस। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमने कल ही डिस्कस किया, अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 4 वेरिएंट 1। फ्री ट्रेड एरिया, अगेन ग्लोबलाइजेशन ही है। In recent years, many countries have joined or established a free trade area. Evaluate with the help of a diagram whether membership of an FTA is always beneficial to a country. अगर आप एक फ्री ट्रेड एरिया एंटर करते हो तो क्या आपको हमेशा फायदा होगा? तो बोलो फ्री ट्रेड से फायदा तो होता है। तो फ्री ट्रेड से क्या फायदा होता है? बेसिकली आप टैरिफ रिमूव कर रहे हो, एक तरह से आप टैक्सेस हटा रहे हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। तो फ्री ट्रेड का मतलब है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के फायदे नुकसान बताओ उसमें। ये सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं वापस तो नहीं कर रहा, आप आंसर पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, हमने इस पेपर में डिस्कस किया था ये। ठीक है, तो डायग्राम यहाँ पर ये बनी हुई है जिसमें तुम टैरिफ को रिमूव कर रहे हो, मतलब टैरिफ को रिमूव कर रहे हो। ये पूरा मैंने समझाया था आपको जब ये क्वेश्चन मैंने कराया था। ट्रेड क्रिएशन बोलते हैं इसको। ठीक है, वेन यू रिमूव टैरिफ ना, तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं ना। पहले इम्पोर्ट्स इतने थे और अब इम्पोर्ट्स इतने, तो इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं।
वो संगम बनाने की जरूरत नहीं होती। मॉनेटरी यूनियन बोलेगा, कस्टम यूनियन बोलेगा, फुल इकोनॉमिक यूनियन बोलेगा, फिर भी आंसर सेम है। ये अच्छी चीज है कि शाल ने पूछी कि सर अगर ये एफटीए की जगह पे इकोनॉमिक यूनियन लिख देता, ये एफटीए की जगह पे फुल इकोनॉमिक यूनियन लिख देता, ये एफटीए की जगह पे कस्टम यूनियन लिख देता, आंसर फिर भी सेम है। सही है। तभी मैंने आपको बोला ना, ग्लोबलाइजेशन में ये एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, कनेक्ट होती है, ट्रेड ब्लॉक्स। ये फाइल ऑलरेडी ग्रुप पे है, पोर्टल पे भी। अच्छा, ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पर डाल भी दिए थे हमने जो डिस्कस किए थे। 7 में कह रहा है सम हाई इनकम कंट्रीज, ये भी ये कल किया है बल्कि हमने अक्टूबर नवंबर 24 पेपर को विजिट थी। सम हाई इनकम कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी ऑफ हाई टैरिफ्स ऑन सम इंपोर्ट्स टू रिड्यूस द नेगेटिव impacts ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन देयर इकोनॉमीज। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इवैल्यूएट दिस पॉलिसी। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने हाई टैरिफ लगा दी है टू रिड्यूस द नेगेटिव impacts ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन देयर इकोनॉमीज। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं। तो बेसिकली सवाल में क्या कह रहा है, क्रैकडाउन में वापस करके दिखा रहा हूँ। कह रहा है कुछ हाई इनकम कंट्रीज हैं जिन्होंने टैरिफ लगाए हैं टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज फ्री ट्रेड बेसिकली। हाई इनकम कंट्रीज बताओ क्या है, बताओ ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। सही है, ऑन हाई इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एफडीआई आती है तो वो क्या करती है, डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स बढ़ जाती है। तो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के नुकसान बताने बेसिकली ये सारे हैं। ठीक है, जो हमने कल भी डिस्कस किए थे। आपकी लोकल इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट आ सकता है, लेस एफिशिएंट इंडस्ट्रीज बंद हो सकती हैं बिकॉज यू विल बी इम्पोर्टिंग नाउ। ठीक है, और फिर टैरिफ लगा के बताओ कि क्या होगा। तो जब टैरिफ लगेगा तो इम्पोर्ट कम होगी। देखो ऊपर वाले ग्राफ पे टैरिफ को हटा रहे थे, यहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली देखो ना, यहाँ पर यूं हो रहा है, और जो ऊपर अभी एक डायग्राम देखा था ना हमने, उसमें यूं हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो फर्क है दोनों में। ठीक है, और फिर टैरिफ लगा के बेनिफिट्स बताओ कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उठना शुरू हो जाएंगी, टैक्स रेवेन्यूज आपको मिलेगा, पीपल विल बी स्विचिंग टू डोमेस्टिक मार्केट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा। फिर टैरिफ की बुराइयां बतानी है, फिर रिटेलिएशन होगी, ट्रेड रिलेशन वर्सन हो जाएंगे, कंज्यूमर चॉइसेस कम हो जाएंगी। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल आप दे सकते हो, पर बेटा देखो पेपर में इतना दिमाग आपका नहीं चल रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्टैंडर्डाइज रखना खाली। कोटा सब्सिडी भी लिख सकते थे, पर सबसे अच्छा टैरिफ ही है, सिंपल रखो चीजों को। ठीक है, तो दिस वाज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ग्लोबलाइजेशन के टॉपिकल क्वेश्चंस। या आपको लग रहा होगा कि ओवरवेलम हो रहे हो आप क्वेश्चन से, पर जब आप रीड करोगे ना आपको पता चलेगा हर सवाल में कंटेंट सेम है। मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं में से कुछ आएगा। सही है, थोड़ा बहुत ट्वीक करेगा। फिर ये चीज नहीं भाई, याद करने का।